लोकतंत्र में आपका स्वागत है साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति पर। आप जानते हैं देश में काफी चर्चा हो रही है कि राजीव गांधी ने जो नई शिक्षा नीति लाई थी उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा नीति यह है और कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो पूर्व में कभी किए नहीं गए। हम लोग देखें कि बदलाव क्या है इस शिक्षा नीति में, आखिर नया क्या है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। पहला जो नया काम है वह प्राथमिक, माध्यमिक और +2 स्तर पर है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है 5 + 3 + 3 + 4। क्या मतलब है इसका कि पहले क्या होता था और अब क्या होगा। ये पढ़ाई का जो सिलसिला है वह इस तरह से चलेगा। पहले था 10 + 2, 10वीं कक्षा में बोर्ड और फिर +2 में 12वीं कक्षा में बोर्ड। अब जो होने जा रहा है कि परीक्षा होगी 3री में भी, 5वीं में भी, 8वीं में भी, 10वीं में भी और 12वीं में भी, यानी 5 बार परीक्षा होगी बोर्ड जैसी। और ये जो 5 है शुरू का, उसका मतलब होगा कि 3 साल बच्चे तैयारी में रहेंगे। पहली कक्षा शुरू होगी 4थे वर्ष में और दूसरी कक्षा शुरू होगी 5वें वर्ष में। आपके जो बच्चे होंगे वे 3 साल में ही औपचारिक स्कूल में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद जो 3 का मतलब है 3री, 4थी और 5वीं। फिर 3 है 6ठी, 7वीं और 8वीं। बचा 4, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। कुल योजना यह है कि 5 कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी, अंग्रेजी एकदम नहीं होगी। माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होगी। मातृभाषा में पढ़ाई करने का सपना बहुत पुराना है। गांधी जी ने भी सोचा था मातृभाषा में पढ़ाई करने की बात। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी यह बात सोची थी। जो चिंतक थे शिक्षा के, उन्होंने भी यह सपना देखा था कि मातृभाषा में पढ़ाई हो, क्योंकि बच्चा आसानी से चीजों को समझ लेता है अपनी मातृभाषा में। और यह अच्छी बात है, सभी लोगों ने इसका स्वागत भी किया है कि यह सुंदर योजना है, सरकार ने बहुत सही सोचा है। लेकिन कुछ सवाल है इस पर। ये जो पूरा सिस्टम है 5 + 3 + 3 + 4, इस पर कुछ सवाल है। अभी जो प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है और जिस तरह का सिस्टम है अभी जो चल रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आएगा। माध्यमिक स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में हालत यह है कि शिक्षक के सारे पद समाप्त कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। शिक्षक का कोई पद नहीं है। पढ़ाई हो रही है, शिक्षक की बहाली भी हो रही है, लेकिन उसके कोई पद नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। शिक्षक के पद होते थे, उसके वेतनमान होते थे, उनको एक सम्मानजनक वेतन मिलता था, लेकिन वो सारे पद समाप्त कर दिए गए। क्या ये 5 + 3 + 3 + 4 की जो योजना है, और इस योजना से क्या शिक्षक के जो सारे पद हैं वो वापस होंगे? क्या उनको कायम किया जाएगा? क्या ऐसा होगा कि शिक्षकों के जो पद हैं और
उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार वेतनमान होगा। अभी देखिए प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय ध्वस्त हो गया है। बिना प्रयोग किए हुए, प्रैक्टिकल किए हुए बच्चे 10वीं कक्षा और +2 की कक्षा को पास कर रहे हैं, और उसमें भी प्रथम श्रेणी। फेक नंबर दिए जा रहे हैं, गलत नंबर दिए जा रहे हैं। प्रयोगशालाओं में काम नहीं होता है, पुस्तकालय है नहीं। तो यह जो सिस्टम लागू होगा तो क्या इसमें प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय क्या जीवंत हो जाएगा? क्या उसमें काम होना शुरू हो जाएगा? क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा स्कूलों में? जो पढ़ाई बर्बाद हो रही थी, और जो पढ़ाई बर्बाद हो रही है तो इसको बदलना जरूरी है। सरकार अगर इसमें कदम उठाती है तो अच्छा काम करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे ये संभव होगा? चौथी बात यह है कि अंग्रेजी स्कूलों में क्या पाठ्यक्रम होगा? क्या अंग्रेजी स्कूल ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं? क्या इसको बंद किया जाएगा? सरकार की योजना है, या अंग्रेजी स्कूलों में भी यही पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और उनको उन पर दबाव बनाया जाएगा कि आपको मातृभाषा में ही पढ़ाई करवानी है, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते? क्या ऐसा होगा? जिसकी संभावना बहुत कम लगती है, लेकिन ड्राफ्ट में इसके बारे में बहुत विस्तार से बात की नहीं गई है। अभी देश में ही देखें तो सरकार के स्तर पर भी कई तरह के स्कूल हैं। सेंट्रल स्कूल है, नवोदय स्कूल है, राज्य के स्कूल अपने हैं, अल्पसंख्यक स्कूल है, जिला स्कूल है। राज्य ने भी कुछ स्कूलों को ज्यादा संसाधन दे करके उसको ख्याति प्रदान करवाया है। सबकी सुविधाएं अलग अलग हैं, संसाधन अलग अलग हैं। तो यह जो कुछ लागू हो रहा है, तो क्या सभी स्कूलों को सामान्य सुविधाएं और संसाधन बराबरी के उपलब्ध करवाए जाएंगे? ये छठी बात है कि 6ठी कक्षा के बाद बच्चों को इंटर्नशिप दिया जाएगा। जैसे मेडिकल में होता है, मेडिकल आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप जाते हैं अभ्यास के लिए, वैसे ही बच्चों को अभ्यास के लिए समाज में भेजा जाएगा। खेती बाड़ी में, अन्य कामों में, किस में भेजा जाएगा पता नहीं, लेकिन उनको यह अवसर दिया जाएगा। वे बच्चे जाएंगे काम करने के लिए। देहात के, गांव के बच्चे तो काम करते ही हैं। शहर के बच्चे जो हैं वो, उनको क्या करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी योजना है। गांधी जी भी चाहते थे कि श्रम आधारित शिक्षा हो, क्राफ्ट ओरिएंटेड शिक्षा हो। बच्चे अपने समाज को, अपने आसपास के वातावरण को समझते हुए शिक्षा प्राप्त करें। लोगों ने सुनी नहीं बात। बेसिक स्कूल जो था उसका ढांचा बर्बाद कर दिया गया, उसकी कोशिश ही नहीं हुई। और ये जो कोशिश है, इस कोशिश में गांव का स्कूल, शहर का स्कूल और कई तरह के जो स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल और नवोदय स्कूल में क्या योजना है इसकी? कह देने से तो काम चलने वाला है नहीं, इसको तो लागू करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ये संदेह भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को, जो देहात के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, फिर जो जिस गांव में लगे हुए हैं उसी काम में वो लग जाए और शिक्षा उनके हाथ से फिसल जाए। 7वीं बात यह है कि उन्होंने कहा है कि 5वीं तक मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा का क्या अर्थ है? बिहार में अगर देखें तो अंगिका है, मैथिली है, बज्जिका है, मगही है, आदि आदि मातृभाषा है। क्या ये संभव होगा कि सभी बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके? क्या पाठ्यक्रम अंगिका में भी छपेगा, मैथिली में भी छपेगा, बज्जिका में छपेगा? या ऐसा तो नहीं है कि संविधान सम्मत जो भाषाएं हैं उसमें शिक्षा दी जाएगी? इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। हालत यह है कि आप देखिएगा कि अंगिका के क्षेत्र में मगही का प्रवेश है, मगही के क्षेत्र में अंगिका का प्रवेश है, और मैथिली
दावा करती है अंगिका के क्षेत्रों पर, तो ये तो एक तरह का आपस में झगड़े जैसी भी बात होगी कि कहां पर कौन सी मातृभाषाएं हैं और उसमें शिक्षा दी जाए। मातृभाषा में शिक्षा देने का सपना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन अगर सिस्टम अंग्रेजी वाला होगा, न्यायालय और प्रशासन और संसद और विधानसभा और बैंक, तमाम सरकारी दफ्तर को अंग्रेजी में संचालित किए जाएंगे और बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, तो फिर वे बच्चे इस दौर में कैसे compete करेंगे? सिस्टम बदलेगा नहीं। अगर आप सिस्टम बदल देते हैं और सचमुच में भारतीय भाषाओं वाला सिस्टम करते हैं तो मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत बेहतर काम है और ये होना ही चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि संविधान में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय का जो भी काम होगा वो अंग्रेजी में होगा। आपको बदलना है तो बहुत कुछ बदलना है और जो गलतियां पूर्व में हुई हैं उसी गलतियों को और भी विस्तार करने के बजाय समेकित ढंग से इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिएगा जो ड्राफ्ट है, जो आया हुआ है स्वीकृत ड्राफ्ट, वह अंग्रेजी में ही है। अंग्रेजी में 70 पेज के आसपास है और हिंदी में जब आया है तो 138 पेज के आसपास है। तो यह तो बात हुई प्राथमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की। अब आप उच्च शिक्षा में आए कि क्या है नया उच्च शिक्षा में। स्नातक और मास्टर की डिग्री दो महत्वपूर्ण चीजें हैं उच्च शिक्षा में और प्राप्त करने के अनेक रास्ते हैं इस ड्राफ्ट में। स्नातक की डिग्री जो होगी वो बच्चे 3 वर्ष में और 4 वर्ष में, दो प्रावधान है कि डिग्री 4 वर्षीय भी है, 3 वर्षीय भी है। दोनों में अंतर क्या है कि 4 वर्षीय जो होगा वो शोध के साथ होगा और 3 वर्षीय जो डिग्री होगी वो सामान्य डिग्री होगी। और जो शोध वाली डिग्री होगी वही आगे की पढ़ाई, शोध वाली जो पढ़ाई है वो लोग कर सकेंगे जो इस डिग्री को प्राप्त करेंगे। एक नई बात इसमें यह है कि अगर आप पहले वर्ष में जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी वजह से, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़कर छोड़ेंगे तो आपको एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 वर्ष का पाठ्यक्रम आपने पूरा ही कर लिया तो आपको डिग्री मिलेगी। 4 वर्ष का पाठ्यक्रम अगर शोध के साथ होगा तो आपको रिसर्च की दुनिया में प्रवेश करने का मौका होगा। सर्टिफिकेट या एडवांस सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त होगा उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यह जो शिक्षा नीति है उसमें यह बताया नहीं गया है कि सर्टिफिकेट को दे करके या एडवांस सर्टिफिकेट देके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। बच्चों की पढ़ाई तो समाप्त हो गई और इसका इस्तेमाल नौकरी के संदर्भ में क्या होगा, कैसे होगा। डिग्री वाले छात्र के लिए एक मौका है कि मास्टर की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा। शोध के साथ जो बीए की, बीएससी की डिग्री या बीए की डिग्री प्राप्त करेंगे वो मास्टर की डिग्री उनके लिए 1 वर्षीय होगी। और यह जो छात्र होगा जो शोध के साथ डिग्री प्राप्त करेगा वह पीएचडी के पाठ्यक्रम में हिस्सा लेगा। मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए एक और रास्ता होगा और उसे कहा गया है इंटीग्रेटेड कोर्स। यह 5 वर्ष का कोर्स होगा। ऐसे कोर्स में इंटर के बाद नामांकन होगा। एमफिल का कोर्स पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। नई शिक्षा में एक नई बात यह है कि विदेशी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। कोई भी देश का पूंजीपति या सरकार यहां आकर के विश्वविद्यालय खोल सकता है, उसको एक कैंपस दिया जाएगा। और इस तरह से आप देखें तो 4 तरह के विश्वविद्यालय होंगे।
एक रिसर्च विश्वविद्यालय होगा, दूसरा टीचिंग विश्वविद्यालय होगा, फिर कॉलेजों का विश्वविद्यालय होगा और चौथा विदेशी विश्वविद्यालय होगा। प्रावधान यह है कि जिन महाविद्यालयों में 3000 से कम छात्र होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। देश में भी उच्च शिक्षा के 50,000 संस्थान हैं और योजना यह है कि मर्जर करके, क्लोजर करके, टेक ओवर करके उनको 1,500 तक सीमित किया जाएगा। 2035 तक सभी कॉलेजों की संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी, वे स्वायत्त हो जाएंगे। और योजना ये भी है कि IIT और IIMC, IIM आदि को खत्म कर दिया जाएगा। जो संस्थान होगा उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा एक, वही बोर्ड ऑफ गवर्नर पैसे का जुगाड़ करेगा, शिक्षकों को प्रमोशन और वेतन आदि का इंतजाम करेगा। UGC को खत्म कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और राज्य शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। अभी जो विश्वविद्यालय हैं हमारे यहाँ, उसमें भी कई हिस्सों में बटे हुए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य के विश्वविद्यालय हैं, टेक्निकल विश्वविद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय है। 3 तरह के कॉलेज हैं, सरकारी, अंगीभूत, संबद्ध कॉलेजों के छात्रों को परीक्षाफल के अनुसार अनुदान मिलता है। नीति आयोग अब ये कह रहा है कि यही फॉर्मूला सब जगह लागू किया जाएगा, यानी छात्रों के रिजल्ट के अनुसार उनको अनुदान मिलेगा। कह सकते हैं कि सरकार अपना हाथ खींच रही है। जो सरकारीकरण जो हुआ था, शिक्षकों की नियुक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो चीजें थी, उससे सरकार अपना हाथ खींच लेगी। आप स्वायत्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे धीरे धीरे, और अपना इंतजाम आप खुद करें। आपको चलाना है इंस्टीट्यूशन, आप चलाएं। तो जिनके पास पैसा होगा, जो फी ज्यादा ले सकेगा, तो वह इंस्टीट्यूशन चला सकता है। सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है, जो गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं था, उनके लिए एक रास्ता निकालता था। यह अलग बात है, कुछ वर्षों से यह रास्ता भी धीरे धीरे बंद किया जा रहा था, उसकी हालत एकदम से खस्ता की जा रही थी, और इस कारण से उनको मौका, अच्छी जगहों में जाने का जो मौका था, वो मौका नहीं मिल रहा था। अब एक बार सरकार ने इन सारी गलतियों को देखते हुए एक नई गलती करने की ठान ही ली है। अब कुछ सवाल के बारे में सोचिए कि जो सरकार करने जा रही है नई शिक्षा नीति में, क्या अभी जो विश्वविद्यालय है और जो कॉलेज है, जहां पढ़ाई नहीं होती है, या क्लासेस नहीं हो रहे हैं, या प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं, या पुस्तकालय नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, खेल का तंत्र टूट गया है, क्या इससे वो सुधर जाएगा? जो बेसिक नीड है, जो बुनियादी चीजें हैं, क्या उसमें सुधार संभव होगा? पूर्व की सरकारों ने भी शिक्षा का व्यापारीकरण के बारे में सोचा था, और विश्वविद्यालय में भी उस तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे थे। लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा है, उसमें सरकार सभी महाविद्यालयों से और जगहों से अपना हाथ धीरे धीरे खींचेगा, जिसका असर जो होगा वो लंबे समय के बाद होगा, अचानक नहीं होगा। केंद्रीकरण बढ़ेगा, क्योंकि आयोग का जो गठन किया जा रहा है, वो आयोग ही पूरे देश में उसको लागू किया जाएगा, जबकि शिक्षा पहले राज्य के अंदर भी था, उसके वो अभी रेगुलेटिंग एक बड़ी हुआ करती थी। सरकार जो कर रही है, क्या इससे शिक्षा में गुणात्मक अंतर आएगा? क्या ऐसा होगा कि उच्च शिक्षा का प्रसार ज्यादा बढ़ जाएगा? मेडिकल और इंजीनियरिंग में आप जानते हैं कि दुकानें खुली हुई हैं। पूर्व में लोग बड़ी बड़ी संस्थान का निर्माण किया है, और वहां पर मनमानी फी ली जाती है और पढ़ाई होती है। क्या उसको बंद कर दिया जाएगा? क्या सरकार की ऐसी योजना है कि इन तमाम चीजों पर बंदिश लगाई जाएगी? स्नातक के जो सर्टिफिकेट कोर्स है या एडवांस कोर्स सर्टिफिकेट है, उसका क्या मतलब होगा? कि आप एक कागज का टुकड़ा थमा देंगे बच्चों को और उनका भविष्य वहीं पर बंद हो जाएगा? विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय जो आप
खोल रहे हैं, उसके लिए जो मौका दे रहे हैं, तो उसमें पाठ्यक्रम कौन सा होगा? क्या आप पाठ्यक्रम लागू करेंगे जो सब जगह होगा और उसमें भी होगा, या एक कोई समानांतर जो है उनका पाठ शुरू होगा? अगर नेशन एक है, पाठ्यक्रम एक होने की अगर बात करें, जो आप बात करते रहते हैं, तो विदेशी विश्वविद्यालयों के और उसके फी का स्तर क्या होगा? एडमिशन कौन लेगा? सरकार निश्चित तौर से धीरे धीरे इस प्रक्रिया में अपना हाथ खींच रही है और निजीकरण का रास्ता खोल रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि अमेरिका जैसे देशों में, बड़े देशों में तो उच्च शिक्षा निजी लोगों के हाथ में है। तो अमेरिका का स्तर, कम आबादी वाला देश, दुनिया के बहुत सारे संसाधन जिस देश में पहुंचता हो और वहां के नागरिकों का जो मतलब सामान्य आय है, जो फी वो जनता दे सकती है, और ये जो लोकतंत्र है हमारा, वो तो कल्याणकारी तंत्र एक रहा है। अगर शिक्षा को इस तरह से अमीर वर्गों के लिए आप खोल देंगे, तो जिनके पास पैसा ज्यादा होगा वो आसानी से उनका नामांकन होगा, और जो निर्धन वर्ग का होगा, चाहे जिस भी जाति और जिस भी समूह और संप्रदाय का हो, उनको एडमिशन लेने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सरकार जो कर रही है वो इसके सामने है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो चर्चा हुई है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात है, वो इस तरह का होगा। हम सबों को सोचना है कि रास्ता क्या है। क्या एकमात्र रास्ता यही बच गया है कि सरकार हाथ उठा ले, हाथ खींच ले सरकारी शिक्षा से, या सरकारी शिक्षा को और सुदृढ़ करे? अगर कहीं गड़बड़ी हो गई है, कहीं परेशानी हो गई है, तो सरकार को उसको बेहतर करना चाहिए। चिकित्सा को अगर निजी हाथों में देंगे और शिक्षा को अगर निजी हाथों में देंगे, तो लोकतंत्र में बच क्या जाएगा? जनता के लिए क्या बच जाएगा? और जनता किस तरह से शिक्षित होगी और दीक्षित होगी? यह बहुत ही शंका उत्पन्न होती है कि यह जो रास्ता बनाया गया है, यह रास्ता कहीं न कहीं खाई में डुबोने वाला रास्ता है, और इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस होती है। आप सारे लोग लोकतंत्र में जुड़े हुए हैं, आपका अपना तंत्र है, और एक जो बनाया गया है एक मंच की तरह, आप इस मंच से जुड़े हुए हैं। आप सब्सक्राइब करें इसको, और जो इसका बेल है, जो इसकी घंटी है, उसको आप दबाएं। हाँ, ये घंटी दबाने से ये लाभ होगा कि जो वीडियो बनेगा आपको सीधा वह उपलब्ध होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।